Hello students, today in this video we are going to read your lesson 2. The title of this lesson is The Address. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी स्नैपशॉट्स का लेसन 2 चैप्टर 2, जिसका टाइटल है द एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। आप जानते हैं क्यों इसका टाइटल द एड्रेस रखा गया है, इस स्टोरी के बैकग्राउंड में ऐसा क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। द एड्रेस इज अ वेरी टचिंग स्टोरी ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट। इट एक्सप्लोर्स द वर्किंग ऑफ अ यंग माइंड इन वॉर टाइम्स। युद्ध के दिनों की ये कुछ कहानी है। युद्ध के दिनों का असर इस कहानी में हमें दिखता है, किस प्रकार से किसी जवान लड़के या लड़की के दिमाग पर, यंग माइंड पर ये असर करती है बातें युद्ध की। ये एक साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट इसमें दिखता है। द नरेटर जॉइंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन हॉलैंड वाज फाइटिंग फॉर लिबरेशन। जो कहानीकार है, इसकी कहानीकार है मार्गा मिंको। वो इस कहानी को द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध का हॉलैंड में क्या असर हुआ था, वहाँ स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ था हॉलैंड में, उसके बारे में बताती है। शी हैड ओनली हर मदर एट होम। जो इसकी लड़की है इस स्टोरी में, जो इसकी मेन कैरेक्टर है, वो अपने माँ के साथ रहती थी। देयर वॉज अ गुड कलेक्शन ऑफ एंटिक सिल्वर प्लेट्स एंड क्रॉकरी इन हर हाउस। उनके घर में बहुत ही प्राचीन सिल्वर की, चांदी की प्लेटें और अच्छा कलेक्शन था क्रॉकरी का। एज लॉन्ग एज द यंग गर्ल वॉज एट होम शी नेवर बॉदर्ड टू नोटिस दोज थिंग्स। जब तक वो लड़की घर में थी उसे कोई चिंता नहीं थी इन चीज़ों की। बट शी मिस्ड दैम व्हेन दोज थिंग्स वर टेकन अवे बाय हर मदर्स ओल्ड एक्विटेंस मिसेस डॉर्लिंग। परंतु जब ये चीज़ें उसकी माँ से, उसकी एक परिचित मिसेस डॉर्लिंग ले गई, तो उसे इन चीज़ों की याद सताने लगी। देयर वॉज लिटिल होप ऑफ हर रिटर्निंग होम अलाइव। युद्ध का समय था, बहुत कम उम्मीद थी कि वो लोग घर वापस आ सकें। उनको अपना घर छोड़ना था और घर की चीज़ों की कोई लावारिस होने वाली थी। यदि युद्ध की विभीषिका उस पर असर डालती तो उनको चीज़ों को कहीं सुरक्षित जगह रखना था। इसीलिए उसकी माँ ने मिसेस डॉर्लिंग को ये चीज़ें दे दी थी। द मदर डाइड, माँ मर चुकी थी। हर हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड, उसका घर नष्ट हो गया था। वैन सी रिटर्न होम, परंतु जब वो लड़की घर वापस आई, शी पुट अप इन ए स्मॉल रेंटेड रूम, तो वो एक छोटे से कमरे में किराए से रहती थी। बट शी नाउ रिमेंबर्स हर फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स एंड वांट्स टू गेट देम बैक। और परंतु वो उन परिचित चीज़ों को याद करती है, उनको चाहती है कि वे उसके पास आ जाएं। She goes to Mrs. Dorling's house and finds all those objects lying badly. वो मिसेस डोरलिंग के घर जाती है, परंतु वहाँ उन चीज़ों को बड़ी बुरी अवस्था में पाती है। ओल्ड मिसेस डॉर्लिंग डजेंट वांट टू पार्ट विद दोज पोजेशंस। जो बूढ़ी मिसेस डॉर्लिंग हैं, वो इस चीज़ों को वापस करना नहीं चाहती हैं जो उस लड़की की थी, उसकी माँ ने उसको दी थी। द यंग लेडी ऑल्सो लॉसेज इंटरेस्ट इन थिंग्स एसोसिएटेड विथ प्री वॉर डेज। और ये लड़की युद्ध के बाद में इन चीज़ों में उसका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। शी डिसाइड्स फाइनली टू फॉरगेट देम ऑल। और वो ये सब भूलना चाहती है। टू फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन टू फ्यूचर। भूतकाल को भुला करके भविष्य में वो जीना चाहती है। दिस इज हाउ वॉर लीव्स इट्स स्कार्स ऑन यंग माइंड्स। इस प्रकार से युद्ध किस प्रकार से यंग माइंड्स के पर असर डालता है, ये कहानी में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द एड्रेस मार्गा मिंको द्वारा लिखी गई है। दिस शॉर्ट स्टोरी इज अ पॉइजनेंट अकाउंट ऑफ ए डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर। ये कहानी छोटी लघु कथा है, एक बेटी की मार्मिक कहानी का वर्णन करती है, जो हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर, जो युद्ध के उपरांत हॉलैंड में अपनी माँ की चीज़ों की खोज में निकलती है। इन हॉलैंड व्हेन शी फाइंड्स देम, जब वे वस्तुएं उसे मिल जाती हैं, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, तो ये चीज़ें उसके शुरुआत के जीवन की याद दिलाती हैं, उसके मन में उसके बीते हुए यादों को जगा देती हैं। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on.
पर वह उन सभी चीज़ों को छोड़कर चली आती है और आगे बढ़ने जाने का कठोर निर्णय ले लेती है। तो कहानी स्टार्ट होती है जब वो लड़की मिसेस डॉर्लिंग के घर जाती है चीज़ों को लेने के लिए, उसके दरवाजे पर खड़ी है और वो बात करती है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। मैंने पूछा मिसेस डॉर्लिंग से, क्या आप मुझे अभी भी जानती हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। महिला ने मेरी तरफ बड़े ध्यानपूर्वक देखा, मानो तो वो कुछ इंक्वायरी कर रही हो। शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोल रखा था। चिंक माने दरार, मतलब बहुत हल्का थोड़ा सा खोल रखा था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं थोड़ा निकट उसके गई दरवाजे के और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। महिला ने कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती। तो लड़की बोली, आई एम मिसिस एस डॉटर। मैं मिसिस एस की बेटी हूँ। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. ये सुनकर के वो महिला दरवाजे को इस प्रकार से पकड़ के खड़ी थी मानो वह उसे और अधिक खुलने देना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि दरवाजा और ज़्यादा खुले इसके लिए। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। उसके चेहरे पर मुझे पहचान पाने का कोई चिन्ह नहीं दिखा। वो मेरे को रिकॉग्निशन यानी पहचानना नहीं चाहती थी। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुपचाप खड़ी मेरी ओर एकटक देखती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। अब इन सब चीज़ों से लड़की को थोड़ा अजीब महसूस हुआ, तो उसने सोचा कि शायद मुझसे गलती हो गई थी। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। आई थॉट परहैप्स इट इजंट हर। मैंने सोचा कि शायद वो महिला कोई दूसरी है। I had seen her only once, fleetingly. मैंने केवल उस महिला को एक बार ही देखा था और वो भी उड़ती नज़र से। And that was years ago. और वो भी बहुत साल पहले की बात है। It was most probable that I had rung the wrong bell. संभव था कि मैंने किसी गलत घर की घंटी बजा दी हो। The woman let go to the door and stepped to the side. महिला एक और हट गई और दरवाजा छोड़ दिया उसने। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। वो महिला मिसेस डॉर्लिंग जो हैं, उन्होंने मेरी माँ का हरा बुना हुआ कार्डिगन पहन रखा था। द वुडन बटन्स वर रदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उस कार्डिगन की जो लकड़ी के बटन थे वो धुल करके थोड़े पीले पड़ गए थे। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। उस महिला ने देखा कि मैं कार्डिगन पर दृष्टि गड़ाई हुई हूँ, मैं कार्डिगन को देख रही हूँ। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और फिर दरवाजे के पीछे आधी छिप गई। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। परंतु अब मैं जान गई थी कि मैं सही पते पर आई थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। तो मैंने पूछा, आप मेरी माँ को जानती थी? तो उस महिला ने कहा, हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। महिला ने पूछा, तो क्या तुम वापस आ गई? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैं तो सोचती थी कि कोई भी वापस अब तक नहीं आया है। तो लड़की बोली, ओनली मी, केवल मैं ही लौट आई हूँ। यानी वो अकेली है लड़की जो जिंदा रही थी युद्ध से और वापस आ गई थी। उसका ये कहना था। ए डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। महिला के पीछे, पैसेज माने गलियारा, गलियारा में एक दरवाजा खुला और बंद भी हो गया। ए डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। ए मस्टी स्मेल्ड इमर्ज्ड। और उसमें से एक सीलन युक्त, मस्टी माने सीलन युक्त, फफूंदार सीलन युक्त गंध निकली पीछे कोई गलियारे से। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो महिला बोली, मिसेज बोली, मुझे खेद है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। तो लड़की बोली, मैं यहाँ विशेष ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। और मैं आपसे 1 मिनट बात करना चाहती थी। तो महिला बोली, इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ।
said the woman. औरत ने कहा, इस समय मेरे लिए सुविधाजनक नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है. I can't see you another time. मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, फिर किसी दिन आना. She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने, महिला ने सिर हिलाया और सावधानी पूर्वक cautiously दरवाजा बंद कर दिया, मानो घर में किसी भी अन्य व्यक्ति को विघ्न न पड़े, इसलिए उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया. I stood where I was on the step. मैं खड़ी रही सीढ़ी पर जहां मैं खड़ी थी. The curtain in front of the bay window moved. और किसी ने मुझे खिड़की के सामने टंगा हुआ पर्दा हिला. मतलब वो घर के आगे जो खिड़की लगी थी, बे विंडो, बड़ी सी बाहर खिड़की खुली रहती है, तो वो खुली, उसका पर्दा हटा. किसी ने, someone stared at me and would then have asked what I wanted. फिर किसी ने मुझे देखा और फिर वो पूछ सकती थी कि आप क्या चाहती हैं. जिसने भी पर्दा खोला, oh nothing, the woman would have said it was nothing. ओ कुछ नहीं, कुछ नहीं, महिला ने उत्तर दे दिया होता, कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो आया हो. तो ये पर्दे वाली बात थी जिसमें किसी ने देखा, पर वो पूछ सकता था पर नहीं पूछा. I looked at the name plate again. मैंने फिर से नेम प्लेट पर देखा. नेम प्लेट पर लिखा हुआ था डोरलिंग. इट सेड डोरलिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनेमल. सफेद पट्टिका पर काले अक्षरों में लिखा हुआ था डोरलिंग, यानी उसका एड्रेस पे एनेमल से जो पेंट होता है उससे पुता हुआ था. ब्लैक कलर से उस पर लिखा हुआ था डोरलिंग, यानी जो मालिक है उसके घर का नाम लिखा हुआ था. एंड ऑन द जैम्प ए बिट हायर द नंबर 46. और दरवाजे के बाजू या कुछ थोड़ी ऊंचाई पर दरवाजे से एक नंबर लिखा हुआ था घर का 46. इस एड्रेस और इस नाम को आप जरा ध्यान से इसको रख लें दिमाग में, क्योंकि आगे फिर से आने वाला है. यानी घर का नंबर था 46 और उसका एड्रेस पर लिखा हुआ था डोरलिंग. As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. अब उस महिला ने तो कोई बात भी नहीं की, जवाब भी नहीं दिया, तो फिर इसके पास कोई चारा नहीं था. नेम प्लेट देख करके वो वापस आ रही थी. तो वो कहती है, जब मैं धीमे धीमे कदमों से स्टेशन को लौटी, I thought about my mother. तो मुझे मेरी माँ की याद आई. Who had given me the address years ago. जिसने मुझे वर्षों पहले ये पता दिया था, एड्रेस दिया था. It had been in the first half of the war. ये बात है युद्ध के शुरुआत की, पूर्वार्ध की, जब आधा युद्ध हुआ था. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things. मैं कुछ दिनों के लिए घर लौटी थी और मुझे तुरंत लगा कि कई चीजें गायब हैं. सॉरी. मतलब ये उस समय की बात है जब उसकी माँ जिंदा थी और वो माँ के साथ युद्ध के पहले घर पे आई थी. तो उसने देखा था घर पे आते हुए, कहानी बैक में चल रही है, वो याद कर रही है पुरानी कहानी को, कि जब वो घर आई थी तो उसको बहुत सी चीज़ें गायब मिली थी. उनको देख करके क्या हुआ, माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली. मेरी माँ को आश्चर्य हुआ कि मैंने इतनी जल्दी ये बात कैसे नोट कर ली कि घर की चीज़ें गायब हैं. देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डोरलिंग. फिर माँ ने मुझे मिसेस डोरलिंग के बारे में बताया था. आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर. हालांकि मैंने पहले मिसेस डोरलिंग के बारे में कभी नहीं सुना था माँ से. स्पष्ट था कि वो मेरी माँ की कोई पुरानी परिचित थी. एक्विटेंस माने परिचित होता है. माँ की कोई पुरानी दोस्त थी, परिचित थी. होम शी हैडंट सीन फॉर ईयर्स. जिससे कि वो भी, माँ भी अनेक वर्षों से नहीं मिली थी. She had suddenly turned up and renewed their contact. तो वो अचानक ही आ गई थी, मिसेस डोरलिंग अचानक आ गई थी हमारी ज़िंदगी में और उसने पुराने कॉन्टैक्ट को नया कर लिया था, रिन्यू कर लिया था. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली. और उसके बाद से वो नियमित रूप से घर पे आती थी, रेगुलरली आती थी. एवरी टाइम शी लिव्स हेयर शी टेक्स समथिंग होम विथ हर, सेड माई मदर. मेरी माँ कहती है
मेरी माँ ने कहा था मुझसे कि वो जब भी आती है हर बार अपने साथ कोई ना कोई चीज़ ले जाती है, मतलब कि घर की जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ वो मिसेस डोरलिंग ले जाती है। माँ ने मुझसे कहा, शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। मेरी माँ ने बताया कि वो एक बार में टेबल के, मेज के, चांदी के बर्तन, छुरी, कांटे, जो भी चीज़ें थी वो सब ले गई एक बार में। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, और फिर वो प्राचीन काल की जो प्लेटें ले गई जो वहाँ टंगी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, उसे बड़े बड़े वेसेस माने फूलदानों को ले जाने में बहुत कठिनाई आई। घसीटने में, लगेंगे माने घसीटना। एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, और माँ कहती है कि मुझे चिंता सता रही थी कि क्रॉकरी को ढोते ढोते उसकी कमर में ऐंठन या अकड़न आ गई होगी उस महिला के। एंड माई मदर शुक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने सहानुभूतिपूर्वक पिटिंगली अपना सिर हिलाते हुए ये बात कही थी कि भाई मुझे चिंता है कि उतना सामान ले जाते उसकी कमर दर्द कर रही होगी, उसकी कमर में ऐंठन आ गई होगी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैं तो उसे ऐसा कहने की हिम्मत कभी न जुटा पाती जो माँ ने कहा था उसको। I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. She even insisted. माँ ने कहा था कि उसने स्वयं ही इस बात का सुझाव दिया, मिसेस डोरलिंग ने, और उन्होंने जिद की, हट किया था उन्होंने चीज़ें ले जाने का। She wanted to save all my nice things. वो मेरी सभी अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहती थी, ये माँ ने कहा। If we have to leave here, we shall lose everything, she says. वो कहती थी मिसेस डोरलिंग, यदि हम ये चीज़ें यहीं छोड़ देते हैं तो सब कुछ खो देंगे। यानी इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं कि वहाँ युद्ध की विभीषिका थी, कभी भी युद्ध से इस घर नष्ट हो सकता था, घर पर हमला हो सकता था, घर की चीज़ें नष्ट हो सकती थी। ये डर शायद मिसेस डोरलिंग ने उसकी माँ के मन में बिठा दिया था, और उसकी माँ भी सहमत हो गई थी कि यदि वो चीज़ें लेना चाहती है घर से तो वो चीज़ों को ले जाए। इसलिए वो एक एक करके जब भी आती थी तो कुछ चीज़ें घर से वो ले जाती थी। हालांकि लड़की इससे सहमत नहीं थी, पर उसने कहा था कि यदि ये चीज़ें नहीं ले जाई गई तो बेकार में नष्ट हो जाएंगी। यानी ये डर उसने मिसेस डोरलिंग ने दिखाया था। तो लड़की ने माँ से पूछा, जब ये बात माँ ने कही, हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम उसकी बात से सहमत हो गई थी कि वो हर चीज रख ले? मतलब पुत्री ने ये जानना चाहा कि क्या कोई लिखित समझौता हुआ था कि मिसेस डोरलिंग सब चीजों को सुरक्षित लौटा देगी, नहीं लौटाया तो? अभी तो वो कह रही है, मतलब था कि जब तुम युद्ध से आ जाओगे वापस जिंदा बच गए तो अपनी चीजें वापस ले लेना। तो लड़की ने ये पूछना चाहा अपनी माँ से कि वो चीजें ले जा रही है तो क्या उसने कोई ऐसा लिखित एग्रीमेंट किया है कि मिसेस डोरलिंग सब चीजों को सुरक्षित लौटा देगी बाद में? ये कहने का मतलब है। एज इफ दैट्स नेसेसरी माई मदर क्राइड। तो ये सुनकर कि मेरी माँ चीख करके बोली, क्या ये पूछने की कोई जरूरत थी? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। माँ ने कहा, ऐसा पूछना तो उसका अपमान करना होता। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और सोचो कि वो कितना खतरा उठा रही है। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ अवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। हर बार वो जब वो दरवाजे से बाहर सूटकेस अथवा बैग लेकर निकलती है तो वो खतरा उठाती है। अब यह खतरा से मतलब है कि उसको पुलिस वाले या कोई रोक सकते थे कि तुम ये चीज़ें घर की क्यों ले जा रही हो। युद्ध के टाइम पे सभी चीज़ों की रिस्क रहती है। तो माँ ने सफाई दी कि उससे यदि हम ये पूछते कि भैया तुम लौटाओगी कि नहीं लौटाओगी बाद में, तो फिर वो गुस्सा हो सकती थी। तो इसमें रिस्क था कि वो, तुम ये भी देख सकते हो कि वो सूटकेस भर भर की चीज़ें ले जा रही है तो वो भी खतरा उठा रही थी। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। मेरी माँ ने जैसे देख लिया था कि मैं उसकी माँ की बात से सहमत नहीं हुई थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और माँ ने मेरी ओर गुस्से से डांटते हुए, धिक्कारते हुए देखा तथा उसके बाद इस बारे में माँ से कोई बात नहीं की इसके बारे में।
मीनवाइल, इस बीच I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. अब वो कहानी वापस से, ये तो सब बातें थी जो माँ के टाइम हुई थी, जब उसको याद आता है ये सब बातें, अब फिर से वो उस जगह पर लौट आती है जहाँ के वो ट्रेन से जाने वाली है। तो इस बीच में आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँच गई थी। रास्ते में मैंने बिना किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया था। विदाउट हैविंग पेड अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, यानी रास्ते में जो भी चीज़ें थी, ये मान के चलें आप कि ये वो शहर था जिस शहर में वो पहले रहती थी, उसकी माँ रहती थी, उस शहर में उसने जीवन बिताया था। परंतु अब वो इस बीच में आई थी सामान लेने, तो अब वो सामान नहीं मिला तो वो वापस जा रही थी, क्योंकि उस मैडम ने, मिसिज डॉर्लिंग ने मना कर दिया था सामान देने से, तो वो हताश थी, तो उसको कोई मजा नहीं आ रहा था, तो रास्ते में वो और चीज़ों को नहीं देख रही थी। इसलिए वो कहती है आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। मैं युद्ध के छिड़ने के बाद उन परिचित स्थानों पर पहली बार चल रही थी। वो कहती है इस बात को, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। पर मैं आवश्यकता से अधिक दूरी तय करने के मूड में नहीं थी, यानी कि वो शहर को घूमना नहीं चाहती थी, वो बस स्टेशन तक जाना चाहती थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम। वो कहती है कि मैं उन सड़कों तथा घरों को देख करके खुद को दुखी नहीं करना चाहती थी, इन स्थानों से मेरी यादें जुड़ी हुई थी। इन द ट्रेन बैक, वापस गाड़ी में, I saw Mrs. Dorling in front of me again as I had the first time I met her. वापस गाड़ी में मैंने मिसेस डोर्लिंग की वही शक्ल देखी जैसी मैंने पहली बार मिलने पर देखी थी। अब वो फिर से वो यादों में चली जाती है जब मिसेस डोर्लिंग को उसने देखा था, मुलाकात हुई थी। वो कहती है इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। जिस दिन मेरी माँ ने उसके बारे में, मिसेस डोर्लिंग के बारे में बताया था, उसके बाद का वो ये दिन था, अगले दिन की बात है। आई हैड गॉट अप लेट, मैं जरा देर से सोकर उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, तो आने पर आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने देखा कि किसी महिला को माँ छोड़ने बाहर गई हैं। ए वोमेन विद अ ब्रॉड बैक, वो जो महिला थी वो चौड़ी पीठ या चौड़ी कमर वाली थी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, सी बैकेंड टू मी। तो मेरी माँ ने बताया कि वो मेरी बेटी है। जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी उस महिला को, उसने मुझे इशारे से बुलाया। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। महिला ने सिर हिलाया और सूटकेस कोट रैक के नीचे से उठाया। सी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। वो महिला एक भूरे रंग का कोट तथा बिना आकार की एक हैट, टोपी पहने हुए थी। तो उस महिला ने पूछा मुझसे, नहीं मतलब माँ से पूछा मैंने, लड़की कहती है डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्या वो बहुत दूर रहती है, ये महिला बहुत दूर रहती है। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस, क्योंकि जब मैंने महिला को भारी भरकम सूटकेस के साथ में कठिनाई पूर्वक घर से बाहर निकलते हुए देखा, तो मैंने ये पूछा था कि क्या वो बहुत दूर रहती है। तो माँ ने जवाब दिया इन मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा नंबर 46, रिमेंबर दैट। मेरी माँ ने बताया कि उसके घर का नंबर है 46, याद रखना। ठीक है, तो माँ ने ये कहा था कि 46 घर का नंबर है, मार्कोनी स्ट्रीट उसका एड्रेस है। ये बात आप भी याद रखें, बच्चों जो सुन रहे हैं कहानी को। तो ये बातें उसको ट्रेन में बैठे बैठे याद आती हैं। वो कहती है आगे आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने ये नंबर याद रखा था। बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु मैंने वहाँ जाने के लिए लंबी प्रतीक्षा की। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. आज़ादी के बाद, लिबरेशन माने होती है स्वतंत्रता के बाद, वो जो स्वतंत्रता मिलती है आज़ादी, युद्ध के बाद जो लिबरेशन मिली थी, तो आज़ादी के प्रारंभिक दिनों में, इनिशियल दिनों में
मेरी उन जो संग्रहित चीज़ें थी उनमें अब कोई रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा, जो भी स्टोर्ड स्टफ मेरी चीज़ें थी। और स्वाभाविक रूप से नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, स्वाभाविक रूप से मुझे उनसे डर भी लगता था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। मुझे उन चीज़ों से सामना करने में डर लग रहा था। कन्फ्रंटेड माने सामना करना, किसी चीज़ से सामना करना। तो वो कहती है मुझे उन चीज़ों से सामना करने में डर लग रहा था जिनका संबंध उन लोगों से था जो अब दुनिया में नहीं थे। had belonged to a connection that no longer existed, यानी ऐसी चीज़ें माँ की थी, वो चीज़ें अब माँ तो मर गई थी, तो उन चीज़ों को मतलब नहीं था। वो सोच रही है विच वर हिडन अवे इन cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again। वो कहती है आगे लड़की, चीज़ों को अलमारियों में और डिब्बों में छिपा कर रख दिया गया था और वे चीज़ें प्रतीक्षा कर रही थी कोई उन्हें द्वारा से पुनः सजा देगा। विच हैड endured all those years because they were things, और जो मात्र कारण था वो ठीक ठाक बनी रही वो चीज़ें क्योंकि वे निर्जीव वस्तुएं थीं। ये सब बातें वो सोच रही है, कुछ चीज़ों का सोचना व्यर्थ था, वो मेरा इंतजार गलत कर रही थी। उनको लग रहा था चीज़ों के द्वारा कोई आएगा उनको सजाएगा पुरानी जगह पर ऐसा संभव नहीं था। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। अब वो अपने घर वापस आ गई थी, तो बोलती है धीरे धीरे सब कुछ पुनः नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया द्वारा से। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, जो डबल रोटी ब्रेड मिलते हैं वो फिर से हल्के रंग के मिलने लगे। यहाँ ये बात इसलिए लिखी गई है कि युद्ध के दौरान बहुत ही गरीबी छा गई थी, खाने को नहीं था लोगों को, काली काली जली हुई ब्रेडें मिलती थी। तो इसीलिए वो कहती है कि सब कुछ अब युद्ध के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद नॉर्मल हो गया था। क्योंकि ये बातें बैकग्राउंड में बताई नहीं गई हैं, परंतु मैं आपको कहानी समझाते समय ये बातें बता रहा हूँ। तो हॉलैंड में स्वतंत्रता आज़ादी के बाद धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होने लगी। तो वो कहती है इसलिए ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, ब्रेड भी अब हल्के रंग की मिलने लगी थी। देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंड, आप बिना किसी खतरे के बिस्तर पर सो सकते थे। ये भी इसलिए कहती है क्योंकि युद्ध के दौरान पता नहीं था कब घर नष्ट हो जाए, कब घर पर बम गिर जाए, यानी कोई आदमी सो भी नहीं पाता था। इसलिए वो कहती है कि अब बिना किसी खतरे के बिस्तर पर सो सकते थे बिस्तर पर। ए रूम विद अ व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, एक कमरा जिसे बाहर आपको रोज देखने की आदत पड़ गई थी। And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address। और एक दिन मुझे लगा कि मेरा मन पुनः द्वारा से उन सभी वस्तुओं के लिए लालायित हो उठा जो उस एड्रेस पर रखी हुई थी, जिन्हें उस घर में होना चाहिए था। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, मैं उन चीज़ों को देखना चाहती थी, उन्हें छूना चाहती थी, याद करना चाहती थी। यानी एक बार फिर उसको उन चीज़ों की याद आती है कि उन चीज़ों को उसको देखना चाहिए, उन चीज़ों से उसको मिलना चाहिए। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डोरलिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। तो मिसेज डोरलिंग के घर पर मेरी पहली जो कोशिश थी वो तो बेकार गई थी, निष्फल रही थी, क्योंकि मिसेज डोरलिंग ने उसको घर में भी नहीं घुसने दिया था। आई डिसाइडेड टू ट्राई सेकेंड टाइम, तो फिर मैंने दूसरी बार कोशिश करने का निर्णय लिया। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब वो कहती है जब दोबारा मिसेज डोरलिंग के घर गई तो इस बार एक 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम, मैंने पूछा कि क्या उसकी माँ घर पर है। नो शी सेड, लड़की ने कहा नहीं। माई मदर इज डूइंग एन एरेंड, मेरी माँ किसी काम से गई हुई है। एरेंड माने काम, जॉब। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर लूंगी। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, अब वो घर में आती है, लड़की दरवाजा खोल के अंदर उसको ले जाती है। मैं लड़की के पीछे पीछे गलियारे में चल दी, पैसेज मान गलियारा। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, एक पुराने ढंग का क्षमादान
दर्पण के बगल में लटका था। अब यहाँ आप देखें हनुक्का ये वर्ड है समाधान, यानी कि जिससे क्षमा जलती है, एक कैंडल जलती है तो एक मोमबत्ती का समाधान होता है, और ज़्यादा मोमबत्ती का समाधान जो होता है उसको इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही है, इसको बड़ा भारी भरकम समाधान को वो देखती है जो उसके घर की चीज़ों का था, परंतु अभी वो इस घर में था। ये हनुक्का एक त्यौहार भी होता है, फेस्टिवल होता है, रोशनी का फेस्टिवल होता है जो हॉलैंड में मनाया जाता है। हैप्पी हनुक्का, इसलिए हमने स्क्रीन पर एक आपको पिक डाली है। We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. वो कहती है कि हमने इस हनुक्का को कभी इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि ये एकल समाधान से कहीं अधिक भारी भरकम था। यानी ये इसमें ज़्यादा मोमबत्ती वाला था, भारी भरकम ये चीज़ थी, तो हमने कभी इसका यूज नहीं किया था क्योंकि ये एक मोमबत्ती से ज़्यादा मोमबत्ती वाला स्टैंड था। ठीक है, तो ये आप समाधान देख सकते हैं। अब वो लड़की ने पूछा, वॉन्ट यू सिट डाउन, क्या आप बैठेंगी नहीं? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा। शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का बैठक का दरवाजा खोल दिया। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं अंदर उससे आगे बढ़ गई, उसके सामने से होकर के अंदर कमरे में चल दी। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, भयभीत हो गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, मैं ऐसे कमरे में थी जिससे मैं परिचित थी तथा जिसकी जानकारी मुझे न थी। यानी उस घर में ऐसी चीज़ें थीं जो उसके घर की थी पर कमरे की जानकारी उसको नहीं थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, मैंने खुद को उन वस्तुओं के बीच पाया जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी, पर इस विचित्र माहौल में उन्हें देखकर मैं व्यथित हो गई और प्रेस्ड हो गई। स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर में ये चीज़ें रखी हुई थी क्योंकि, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, क्योंकि इस बात से वो दुखी हुई है लड़की कि सभी चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से रखी थी, रुचिहीन टेस्टलेस तरीके से रखी हुई थी, बेतरतीब रखी तरीके से चीज़ें रखी हुई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट हंग देयर, फर्नीचर गंदा था, कमरे में उमसदार गंध आ रही थी, और मैं ठीक से तो नहीं जानती, आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, पर मेरा साहस नहीं हो रहा था कि कमरे के चारों ओर मैं दृष्टि दौड़ाऊं। यानी उस कमरे में जाते ही उसको घृणा सी हो जाती है, बदबू भी आ रही थी कमरे में और चीज़ें भी बेतरतीब तरीके से रखी हुई थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, मैं बैठ गई और मैंने ऊनी जो मेजपोश होता है, मेज पर रखने का कपड़ा, टेबल क्लॉथ वुलन का था, ऊन का, उस पर दृष्टि डाली। आई रब्ड इट, मैंने इसको रगड़ा कपड़े को। आई माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और मेरी उंगलियां उसके रगड़ने के कारण गर्म हो गई क्योंकि वो ऊन का कपड़ा था, क्योंकि वो उसकी माँ का था, पुरानी चीज़ों का था, इसलिए वो उसको बारीकी से देख रही थी। उसको कुछ बात भी याद आती है इसको देख करके, वो क्या है? आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, वो कहती है मैंने उस पर बने नमूने की लकीरों पर नज़र दौड़ाई। Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. उसे याद आता है कि उसके किनारे पर, कपड़े टेबल क्लॉथ के किनारे पर कहीं जलने का एक छेद या दाग होना चाहिए जिसे कभी भी भरा नहीं गया था। उसकी माँ ने भी उसको रिपेयर नहीं किया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, लड़की ने कहा मेरी माँ जल्दी ही आ जाएगी। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए, माँ के लिए पहले ही चाय बना दी है। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी चाय लेंगी? थैंक यू, मैंने कहा धन्यवाद। तो उस लड़की ने चाय के लिए पूछा। आई लुक्ड अप, मैंने दृष्टि ऊपर उठाई, अपनी नज़र ऊपर उठाई। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने चाय के प्याले मेज पर रख दिए थे, तैयार कर रही थी वो चाय। शी हैड अ ब्रॉड बैक, उस लड़की की पीठ भी चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, जैसी कि उसकी माँ की थी, उसको याद आता है, वैसी ही इसकी लड़की की भी पीठ चौड़ी थी। शी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, उस लड़की ने चाय की एक सफ़ेद केतली से प्यालों में केतली से, जो पॉट माने केतली, तो सफ़ेद केतली से चाय प्यालों में डाली।
ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड। जो ढक्कन थे इन प्यालों के, उन पर एक सोने का बॉर्डर था, एक लाइन खींची हुई थी। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया। शी ओपन्ड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। फिर उस लड़की ने एक डब्बा खोला और उस डब्बे में से कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। उसको देखते ही, ये डिब्बा तो बहुत अच्छा है, मैंने खुद अपनी आवाज़ सुनी। यानी उसके मन में से ही आवाज़ निकली खुद की कि ये डिब्बा तो बहुत अच्छा है। इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये एक विचित्र आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम, मानो उस कमरे में हर आवाज़ भिन्न थी। Oh, you know about them. She had turned round and brought me my tea. ओह, तो आपको इनके बारे में जानकारी है। वो लड़की मुड़कर मेरे पास चाय लाई और उसने ये कहा। She laughed, और वो हंस दी। वो कहती है, My mother says it is antique. मेरी माँ कहती है कि ये प्राचीन कला वस्तुएं हैं, एंटिक पीस हैं। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी तमाम वस्तुएं हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उस लड़की ने कमरे में चारों तरफ इशारा करके बताया, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, एंटिक चीज़ें हैं। सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद देख लो। कमरे के चारों तरफ इशारा करते हुए बोली, स्वयं देख लो। उस लड़की ने ये कहा। आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड। मुझे उसके हाथ के इशारों का फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, अनुसरण करने की जरूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग्स सी मीन्ट, जिन चीज़ों को दिखाना चाहती थी मैं उन्हें जानती थी। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने चाय के मेज पर ऊपर टंगा हुआ एक टी टेबल पर एक स्टिल लाइफ, एक कैलेंडर, एक चित्र चिपका हुआ था, उसकी ओर देखा। एज अ चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, और मैं सदा ही उस जिंक की प्लेट पर रखे सेब को खाने की कल्पना किया करती थी, जो अभी भी उस प्लेट पर रखा हुआ था। तो वो लड़की कहती है एक बात, वी यूज इट फॉर एवरीथिंग, शी सेड, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल। उसने कहा, हम उसका उपयोग हर चीज रखने लिए करते हैं। उसने बताया, एक बार तो हमने दीवार पर लटकी हुई प्लेटों पर खाना भी खाया था। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉजंट एनीथिंग स्पेशल, मुझे इसकी उत्कृष्ट इच्छा थी पर मुझे तो कोई विशेषता नहीं दिखी, ये लड़की ने कहा। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, मैंने वो जो कपड़े टेबल पोस्ट पर जलने का निशान था, चिन्ह, वो खोज लिया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने मेरी ओर खोजपूर्ण दृष्टि से देखा, प्रश्नवाचक चिन्हों की नजर से देखा कि मैं इतना उस जले निशान को क्यों देख रही हूँ। यस आई सेड, मैंने कहा हाँ। यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस, घर की इन सभी प्यारी वस्तुओं को तुम इतनी छूती रहती हो कि तुम्हें शायद ही और अधिक देख पाओगी। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, तुम केवल तभी ध्यान देती हो। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, जब कोई वस्तु खो जाती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट, फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि उदाहरण के तौर पर कि ये मरम्मत करवाना है ये कपड़ा और तुमने नहीं कराया है, और या फिर तुमने मान के चलो कि उधार लिया हो, पर ये चीज़ें जब तक खो जाएंगी तभी इनकी याद आती है, वरना तो नहीं आती। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, द्वारा से मैंने अपनी आवाज़ का अस्वाभाविक स्वर सुनाई दिया, मुझे अननेचुरल साउंड मुझे सुनाई दिया, मानो तो मेरी आवाज़ में कुछ चेंज हो गया हो। एंड आई वेंट ऑन, और मैं बोलती रही। वो कहती है, आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि अब उसको अपनी माँ की टाइम की याद आती है। वो कहती है, मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे एक बार बोला था कि क्या मैं चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में मदद करूँगी। It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. वो कहती है, ये बात बहुत पुराने समय की है और मैं शायद उस दिन घर पर बैठी बोर हो रही थी, या शायद मैं बीमार होने के कारण मुझे घर पर रुकना पड़ा था। As she had never asked me before, अब चूंकि माँ ने मुझे पहले कभी ऐसे काम करने को नहीं कहा था, I asked her which silver, तो मैंने माँ से पूछा
चांदी से आपका क्या तात्पर्य है, सिल्वर से आपका क्या मतलब है? शी मीन्ड एंड शी रिप्लाइड सरप्राइज्ड दैट इट वाज द स्पून्स, फॉर्क्स एंड नाइव्स। तो माँ ने उत्तर दिया था, आश्चर्यपूर्वक उत्तर दिया था, ये चम्मच, कांटे, चाकू भैया ये सब चांदी के हैं, ऑफ कोर्स, एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये मेरे लिए एक नई बात थी। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर। जिनसे हम प्रतिदिन अपना भोजन करते थे वे चीज़ें चांदी की थी, ये सुन के मुझे आश्चर्य हो गया था। यानी मैं जानती नहीं थी इन बातों को, इसका वैल्यू नहीं पता था मुझे, इनका महत्व नहीं पता था। ये बात उसने सुनाई लड़की को तो लड़की हंस दी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की फिर से हंस दी थी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर। उसने कहा, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा। मैंने उसकी ओर गौर से देखा। What we eat with? She asked. उसने पूछा, हम किन चीज़ों का इस्तेमाल डिनर बेस पर करते हैं? Well, do you know? तो क्या तुम जानती हो? She hesitated. वो संकोच में पड़ गई। She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look, it is in here. वो कहती है, वो बगल की अलमारी तक गई वो लड़की और एक दराज खोला उसने, कोशिश की खोलने की, मैं देखती हूँ कि वो चीज़ें यहाँ हैं। I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. अचानक से इस लड़की को याद आता है, मैं उछलकर खड़ी हो गई। वो कहती है, मैं गाड़ी के समय को भूल गई थी, मुझे तो गाड़ी पकड़नी जरूरी थी, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया था। She had her hand on the drawer. उस लड़की का हाथ ड्रॉअर पर था, दराज पर था। उसने कहा, Don't you want to wait for my mother? क्या आप मेरी माँ से मिलने के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगी? नो आई मस्ट गो। मैंने कहा, नहीं मुझे जाना जरूरी है। आई वॉक टू द डोर। मैं दरवाजे की ओर चल दी। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉअर ओपन। उसने, लड़की ने दराज खोल दी थी। आई कैन फाइंड माई ऑन वे। तो उस लड़की से कहा उसने कि नहीं, मैं अपना रास्ता खुद खोज लूंगी, मैं बाहर चली जाऊंगी। कहने का मतलब ये था। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, और जब मैं गलियारे में चली, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉर्क्स। तो मैंने चम्मचों और कांटों की खनखनाहट मुझे सुनाई दी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के गले कोने पर, सड़क के कोने पर, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट। मैंने वहाँ नेम प्लेट को देखा। मार्कोनी स्ट्रीट, उस पर लिखा हुआ था। मार्कोनी स्ट्रीट, इट सेड, उस पर लिखा हुआ था। आई हैड बीन एट नंबर 46। मैं 46 नंबर वाले घर में थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, पता सही था। बट नाउ आई डिडेंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर। पर मैं अब इस पते को याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with the familiar life of former times instantly lost their value when severed from them. You see them again in strange surroundings. वो कहती है, मैं वहाँ अब वापस कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो चीज़ें आपको पहले से आपके परिचित जीवन से जुड़ी हों, वे बेमानी हो जाती हैं जब आप उनसे कट जाते हैं, आप उनसे अलग हो जाते हैं और पुनः उन्हें अजीब माहौल में देखते हैं। इसलिए उन चीज़ों को वो देखना नहीं चाहती है। एंड what should I have done with them in a small rented room where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fit in the narrow table drawer. और वो ये भी कहती है, जब वो घर से बाहर जाती है, मैं उन चीज़ों का करूँगी भी क्या कि मेरा एक छोटा सा किराए का कमरा है जहाँ ब्लैकआउट समय के काले कागज़ों के टुकड़े अभी भी खिड़की पर लटके थे और मुट्ठी भर कांटे छुरे आदि जो चीज़ें होती हैं वो पतली मेज की दराज में रखे हुए थे। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। मैंने उस पते को भूल जाने का दृढ़ निश्चय किया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, जिन तमाम चीज़ों को, उन सभी चीज़ों को मेरे लिए भूलना मजबूरी थी। दैट वुड बी द इजीएस्ट, उनमें इस पते को भुला देना सर्वाधिक आसान था।
तो ये हमारी स्टोरी खत्म होती है। आपने समझा किस प्रकार से युद्ध की विभीषिका से वो चीज़ें अपनी खो देती है, माँ की पुरानी यादों को खो देती है, परंतु उनको वापस नहीं पा पाती है क्योंकि वो महिला जो सामान को ले गई थी उसके मन में लालच आ गया था। तो ये कहानी आपको पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप MP इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, मोबाइल में लाल कलर का देखिए, आपके मोबाइल में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, टच करते ही आपको ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में बेल आइकॉन है, घंटी जरूर दबाएं। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप दबाएंगे तो मेरा वीडियो बनाते ही आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के रूप में। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी टेक्स्ट बुक, ग्रामर, राइटिंग स्किल के सभी वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमने सब वीडियो डाल चुके हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।